हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है हमारा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन बच्चों हमारे एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, हमारे एकेडमिक एग्ज़ाम हो या फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है बफर सॉल्यूशंस, कितने टाइप्स के होते हैं और उनका पीएच हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। और बच्चों इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस बच्चों वो सॉल्यूशंस होते हैं, वो मिक्सचर्स होते हैं हमारे एसिड, बेसेस और सॉल्ट्स के, जो कि रजिस्ट करता है। क्या करता है बच्चों? रजिस्ट द चेंज इन पीएच। बफर आर द सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच। यानी अगर कोई भी एसिड, बेस या फिर वाटर अगर हम लोग किसी बफर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, अपना जो उसका पीएच होता है उसको चेंज नहीं होने देता, उसको रजिस्ट करता है। तो हम लोग किस किस एडिशन पर, तो बच्चों ये वाला जो इफेक्ट है रजिस्ट द चेंज इन पीएच, वो कब कब ये शो करता है? विद द addition of small amount of acid। यानी अगर हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन में, तो वो अपने पीएच को चेंज करने से रजिस्ट करता है। दूसरा, विद द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। यानी अगर बच्चों हम लोग एसिड की जगह अगर बेस को भी उस बफर सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो फिर भी अपना पीएच चेंज करने से रजिस्ट करता है। थर्ड हमारा जो कंडीशन है वो है ऑन डाइल्यूशन। यानी अगर उसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं, वाटर का अमाउंट बढ़ाते हैं, तब भी वो अपना पीएच घटाने या बढ़ाने से रजिस्ट करता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो इन तीनों कंडीशंस में अपने पीएच को चेंज करने से रजिस्ट करे तो उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। रजिस्ट मतलब बच्चों जानते होंगे वो अपना पीएच चेंज करने देना नहीं चाहता, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस या फिर रजिस्ट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों रेजिस्टेंस होता है, तो जैसे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसको रोकने के लिए एक रेजिस्टेंस काम करता है वायर में, वैसे ही यहाँ पर वर्ड है रजिस्ट। यानी वो पीएच को चेंज होने से क्या करता है, रोकता है। तो बफर सॉल्यूशन के बच्चों लाइव एग्जांपल्स हमारे साथ ऑलवेज रहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा बफर सॉल्यूशन का ब्लड। बच्चों ब्लड हमारा एक बफर सॉल्यूशन होता है। यूरिन, ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, तो ब्लड हो गया या फिर यूरिन हो गया, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, बफर सॉल्यूशन हैं। ब्लड अपना पीएच रजिस्ट करता है बिकॉज ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। सिमिलरली बच्चों यूरिन भी हमारा क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हम बॉडी में जो भी कंज्यूम करते हैं वो सारा कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें यूरिन में जाएंगी। तो यूरिन में अगर हम लोग कुछ ऐसा कंज्यूम करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा एसिड या फिर बेसेस होते हैं तो हमारे यूरिन तक भी वो एसिड और बेस पहुंचते हैं। तो वहाँ पर भी क्या करता है, यूरिन कंट्रोल करता है अपना पीएच। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर यूरिन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया जिससे कि हमारी जो अंदर के बॉडी पार्ट हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये दोनों जो बॉडी फ्लूइड्स हैं ये क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन होते हैं। ये अपने पीएच को क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, अपने पीएच को बढ़ने या घटने नहीं देते हैं थोड़े से अमाउंट के ऐड होने पर, एसिड या फिर बेस के। तो इसी तरीके से बच्चों हम लैब में भी बहुत सारे बफर सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो इनके अलावा भी बच्चों बहुत सारे बफर सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे मेडिसिनल लैब में या मेडिसिन्स में भी हम लोग बफर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स भी हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो उनको भी एक अपना पीएच मेंटेन रखना पड़ता है। हमारा मेडिसिन हो गया या फिर हमारे कुछ ऑइंटमेंट हो गए जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं आउटर स्किन पे, तो वो सब क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशंस पे वर्क करते हैं।
तो हम लोग लैब में भी हम लोग बफर सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो कितने टाइप के बफर सॉल्यूशंस हम लोग बना सकते हैं, कितने टाइप के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, आइए बच्चों देख लेते हैं। हमारे बच्चों 3 टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हमारा एसिडिक बफर, एक होता है हमारा बेसिक बफर, और थर्ड होता है हमारा न्यूट्रल बफर। एसिडिक बफर में बच्चों क्या होता है, कोई भी वीक एसिड, कोई भी हम लोग जब वीक एसिड लेते हैं और उसके साथ सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट किसका, इसी वीक एसिड का, और प्लस कोई भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। लेकिन जो वीक एसिड है वो इस सॉल्ट में सेम होना चाहिए, तब हम लोग इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे एसिडिक बफर। बेसिक बफर में क्या होता है बच्चों, सेम होता है बेस के साथ, वीक बेस हो या फिर सॉल्ट हो इसके साथ, किसका, इसी के वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो बच्चों ये जो वीक बेस है वो सेम होना चाहिए ये वाला, तब हम लोग इसको बोलेंगे बेसिक बफर। और न्यूट्रल बफर में क्या होता है बच्चों, वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों ही हमारे बेस और एसिड दोनों ही क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो इन तीनों को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं एसिडिक बफर, बेसिक बफर और न्यूट्रल बफर में। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग डिटेल में हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या फिर हमारे जो कंपटीशन में भी एसिडिक और बेसिक बफर की डिटेल में बात की जाती है, और इनका हम लोग बाद में पीएच निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो हम लोग वीक एसिड और देयर सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर वर्क करते हैं एसिडिक और बेसिक बफर के केस में। यहाँ पर बच्चों एसिडिक बफर की अगर हम लोग बात करें, एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर में हम लोग कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वीक एसिड होता है और प्लस सॉल्ट होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं वीक एसिड की, तो वीक एसिड यहाँ पर क्या हो सकता है, CH3COOH, और उसका सॉल्ट अगर हम लोग लें CH3COO Na हो सकता है, COK हो सकता है, क्योंकि बच्चों NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, CaOH2 स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इन सब के हमारे सॉल्ट यहाँ पर वर्क करेंगे, तो इसका कॉम्बिनेशन हम लोग बोलेंगे एसिडिक बफर। और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कोई एसिड का, जैसे हमारा HF हो गया, वीक एसिड हो गया, और इसका सॉल्ट क्या हो गया, इसका सॉल्ट हो गया बच्चों हमारा KF। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, एसिडिक बफर। ऐसे ही बच्चों अगर हम लोग बात करें HCOOH, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, तो HCOOK या Na, इसका कॉम्बिनेशन हमारा एसिडिक बफर हो सकता है। और हमारे हो सकते हैं जैसे HCN होता है, ये हमारा वीक एसिड है, तो हमारा CN के साथ अगर NaCN ले लेते हैं, NaOH के साथ हमारा ये सॉल्ट बन जाता है। तो ऐसे ही ये सारे हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो हैं एसिडिक बफर के। NaOH प्लस CH3COOH, तो ये बच्चों क्या है, इसमें हमारा ये वीक एसिड है, पर ये तो बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा, जबकि हम लोगों ने बोला था कि हमें वीक एसिड के साथ सॉल्ट चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हमारा एसिडिक बफर हुआ। तो बच्चों अगर इन दोनों की रिएक्शन से हमको ये वाला कॉम्बिनेशन मिलता है, तो ये दोनों हमें क्या हो सकते हैं, बफर के जैसे काम कर सकते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन करके देख लेते हैं, NaOH और CH3OH, तो हमारा क्या बना, CH3COONA, यानी एक एसिड है एक बेस है, तो सॉल्ट बनेगा हमारा, और हमारा क्या बना, H2O और वाटर। तो अगर ये वाला अमाउंट रिएक्शन के बाद भी बचा हुआ है, तो वो तभी होगा जब ये अमाउंट इन दोनों में से जब हमारा इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो ये वाला अमाउंट अगर बचा हुआ है और ये वाला अमाउंट बना हुआ है, तो यानी ये दोनों उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, और ये हमारा है वीक एसिड और ये हमारा है वीक एसिड का सॉल्ट। तो इसका मतलब है बच्चों ये भी हमारा क्या है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ऐसा ही बच्चों एक एग्जांपल अगर हम लोग और देखते हैं,
H2SO4 प्लस CH3COONA। तो हमें वीक एसिड चाहिए, लेकिन वीक एसिड की जगह हमें स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर दिख रहा है। हमको सॉल्ट चाहिए, तो हमको सॉल्ट तो है लेकिन इसका सॉल्ट नहीं है ये। तो फिर हम लोग ये करके देखते हैं कि इन दोनों की बच्चों रिएक्शन करके देखते हैं तो क्या हमको ये वाला कॉम्बिनेशन मिलता है। तो H2SO4 एसिड है, ये सॉल्ट है, तो हमारे क्या रिजल्ट मिलेगा, CH3COO, ये अपना H डोनेट करेगा तो ये अपना H यहाँ पर कॉम्बाइन करेगा और Na2SO4। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा उसमें। तो ये हमारे पास सॉल्ट होगा। तो अगर ये सॉल्ट बचा हुआ है तो इसका मतलब है ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में होना चाहिए इन दोनों से। तो ये बचा हुआ है और ये बना हुआ है, तो ये दोनों अवेलेबल होंगे हमारे पास। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन क्या हुआ, दिस इज़ वीक एसिड एंड दिस इज़ सॉल्ट ऑफ देयर वीक एसिड। तो ये वाला हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये भी बच्चों क्या होगा, हमारा एसिडिक बफर। तो ऐसे बच्चों हम लोग देखते हैं कि एसिडिक बफर हमारा कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर है या कॉम्बिनेशन हमारा एसिडिक बफर नहीं है। तो आई होप कि इन एग्जाम्पल से आप लोग बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे एसिडिक बफर्स को पहचानते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक बफर्स के बारे में देख लेते हैं, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। बेसिक बफर, तो बच्चों बेसिक बफर में हमारा क्या होता है, वीक बेस प्लस देयर सॉल्ट। तो वीक बेस क्या होता है, NH4OH वीक बेस है हमारा। तो इसी का सॉल्ट अगर हम लोग लें तो क्या हो जाएगा, NH4Cl। और सॉल्ट होना चाहिए हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, यानी HCl के साथ हमारा ये सॉल्ट बना है किसका, वीक बेस का। तो ऐसे कोई कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे बेसिक बफर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। ऐसे ही बच्चों अगर हम लोग देखें तो NH3 का कॉम्बिनेशन, NH3 हमारा वीक बेस है और इसका हो जाएगा NH4Cl, ये हमारा इसका क्या है, सॉल्ट है। ऐसे NH3 वाले हमारे बहुत सारे एमीन्स होते हैं जो वीक एसिड होते हैं, जैसे हमारे CH3NH2 हो गया। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, CH3NH3Cl, ये हमारा सॉल्ट हो गया। ऐसे ही बच्चों एक पिरीडीन होता है, वो भी हमारा क्या होता है, वीक बेस पिरीडीन। सब लोग जानते होंगे बच्चों कैसे बनाते हैं पिरीडीन। तो पिरीडीन का सॉल्ट क्या हो गया, पिरीडीनियम क्लोराइड अगर हम लोग बनाते हैं तो एक H लग जाएगा, ये पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो गया, पिरीडीनियम क्लोराइड यानी पिरीडीन का सॉल्ट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, बेसिक बफर होगा। तो बहुत सारे हमारे कॉम्बिनेशन है जो कि वीक बेस होने चाहिए और उसका सॉल्ट होना चाहिए। तो इस तरीके के जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन यहाँ एसिडिक बफर में देखे, तो क्या बेसिक बफर में भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं, एग्जाम्पल है जैसे NH4OH प्लस HCl। तो ये हमारा वीक बेस है जो होना चाहिए, पर बच्चों यहाँ सॉल्ट की जगह हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फिर बच्चों हम लोग वही काम करेंगे, इसकी रिएक्शन करके देखेंगे। तो NH4OH, तो यहाँ पर बनेगा NH4Cl, ये हमारा एसिड है, ये बेस है, तो सॉल्ट बन गया और प्लस वाटर। तो अगर बच्चों ये ज़्यादा अमाउंट में है तो ये बचा होगा और ये बना होगा। तो ये दोनों ही अवेलेबल हो गए हमारे किस में, सॉल्यूशन में। तो ये दोनों कैसे हैं, वीक बेस और देयर सॉल्ट। तो ये हमारा बेसिक बफर है। NH4 प्लस HCl हमारा कैसा है, बेसिक बफर है। इसका हम लोगों ने कैसे पता लगाया, हमने रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट देखा और उन दोनों का जब कॉम्बिनेशन देखा तो हमारा कॉम्बिनेशन हमको बेसिक बफर वाला मिल गया। तो बच्चों ये हम लोगों ने देखे कुछ एग्जांपल्स एसिडिक बफर और बेसिक बफर के, जिससे कि हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक बफर है। अब हम लोग बात करने वाले हैं पीएच ऑफ बेसिक और एसिडिक बफर की। किस तरीके से हम लोग एसिडिक बफर और बेसिक बफर का पीएच निकालते हैं बच्चों। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं एसिडिक और बेसिक बफर का पीएच। हैं कोई भी ले सकते हैं, हम लोगों ने जितने भी एग्जांपल देखे। तो हम लोग सबसे जो सिंपल एग्जांपल है वो इसका हम लोग लेते हैं कौन सा, CH3COOH वाला ले लेते हैं। अगर CH3COOH यानी एसिड, वीक एसिड प्लस देयर सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड। तो Na का ले लें, तो Na का ले लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका pH हम लोग कैसे निकालते हैं। तो pH निकालने के लिए बच्चों CH3COOH को हम लोग डिसोसिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिवर्सिबल कंडीशन ली है क्योंकि ये हमारा वीक एसिड है, तो हमारा पार्शली डिसोसिएट होगा। और दूसरा है हमारा CH3COONA, ये बच्चों इरिवर्सिबली डिसोसिएट होगा क्योंकि ये हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है और 100% लगभग हमारा ये क्या होगा, आयनाइज या डिसोसिएट होगा। तो ये इस तरीके से दोनों हमारे डिसोसिएट होंगे। तो अगर ये हमारा इक्विलिब्रियम में है तो इसके लिए हम लोग KA निकालते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा बच्चों, CH3CO नेगेटिव H प्लस CH3COOH। तो ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, हमको समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन है, तो ये कहाँ से है, यहाँ पर से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को देखें तो ये 100% लगभग ये ब्रेक हो रही है। तो ये सारा का सारा जो ये यहाँ पर अमाउंट होगा CH3COONA का, उसका सारा का सारा अमाउंट ये एसीटेट आयन में ब्रेक हो चुका होगा। जबकि बच्चों इसका लगभग लेस देन 5% ही डिसोसिएट होता है हमारा CH3CO नेगेटिव में। और दूसरी बात बच्चों ये है कि इस जो कॉमन आयन, यहाँ पर ये कॉमन आयन बन चुके हैं, तो हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ चुके हैं पहले ही। कॉमन आयन में क्या होता है कि अगर कोई दोनों रिएक्शंस में कॉमन आयन है तो जो हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण कैसी भागेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है जो वीक एसिड है उसका जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, यानी और भी कम हो जाएगा। तो वैसे भी इसका कंसंट्रेशन पहले से ही कम था और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण और भी बच्चों कम हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसकी कंसंट्रेशन यानी सारा का सारा जो CH3COOH होगा वो ये होगा और वो ये जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन इसका है। अगर ये X मोलर है तो ये पूरा का पूरा X और X, यानी जितना यहाँ पर कंसंट्रेशन है वही पूरा का पूरा यहाँ डिसोसिएट होके आ चुका होगा। जबकि यहाँ पर बच्चों पहले ही कम होता है वीक के चक्कर में और कॉमन आयन की वजह से ये और कम हो जाएगा डिसोसिएशन। तो हमारा जो CH3CO है उसको हम लोग सॉल्ट का कंसंट्रेशन मान लेते हैं। अगर हम लोग जो सॉल्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उसी को हम लोग CH3CO का इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन मान सकते हैं। तो इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन। और CH3COOH ये बच्चों कहाँ पर है, यहाँ पर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इसका डिसोसिएशन क्या हो चुका है, लगभग नेग्लिजिबल हो गया, क्योंकि वैसे ही बच्चों इसका डिसोसिएशन कम हो रहा था और कॉमन आयन के चक्कर में ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगी, यानी जो कुछ पॉइंट्स में हो रहा था वो भी अब नहीं हो रहा, बहुत बहुत कम हो चुका है। तो इसका मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है वो अगर हम लोग इसके इनिशियल कंसंट्रेशन को देखें तो वो क्या होगा, CH3COH। तो ये इनिशियल इसका क्या होगा, यानी ये एसिड है तो एसिड का जितना भी कंसंट्रेशन हम लोगों ने लिया होगा उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो आई होप बच्चों ये बात आप लोग समझे होंगे कि हम लोग इस एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन सॉल्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रख सकते हैं और इसका कंसंट्रेशन एसिड के इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना सॉल्ट H प्लस अपॉन एसिड, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो अब H प्लस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ka इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट, Ka एसिड अपॉन सॉल्ट। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एसिड अपॉन सॉल्ट,
तो बच्चों हमको निकालना है pH, तो हम लोगों ने H+ पहले निकाल लिया, तो H+ से हम लोग pH आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग को मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, K इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। तो लॉग में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, log K प्लस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, यानी वो प्लस में आ जाता है। अब बच्चों हमारा जो pH होता है वो माइनस लॉग ऑफ H+ होता है, तो हम लोग पूरी इक्वेशन के दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, pH। इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, pKa, क्योंकि pKa क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+। और इसको हम लोग सेम लिख देंगे, माइनस लॉग ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट। तो अगर इसको माइनस को हम लोग प्लस करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमको कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं लिखनी पड़ेगी, तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला। तो ये जो हमारा pH निकल के आया वो किसके लिए आया बच्चों, एसिडिक बफर के लिए हमारा निकल के आया। इसको हम लोग बोलते हैं हेंडरसन हेसेलबाल्क इक्वेशन। इसको हेंडरसन हेसेलबाल्क इक्वेशन भी बच्चों बोलते हैं, और ये हमारी NCERT में भी बच्चों गिवन है, हेंडरसन हेसेलबाल्क इक्वेशन। तो आई थिंक कि बच्चों ये वाला जो आपको डेरिवेशन है वो क्लियरली समझ आ गया होगा। तो फाइनली हमारा जो pH ऑफ द एसिडिक बफर है वो निकल के आता है ये, और इसी को हेंडरसन हेसेलबाल्क रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अगर इक्वेशन इस तरीके से पूछी जाती है कि हमको हेंडरसन इक्वेशन बताओ, तो हम लोग इसी pH ऑफ द एसिडिक बफर को डराइव करेंगे या फिर डायरेक्टली लिखेंगे इसकी वैल्यू। तो एक चीज़ बच्चों और है, अगर इसको थोड़ा सा अगर कंपटीशन लेवल पर को क्वेश्चन आता है हमारा रिलेटेड टू pH ऑफ द एसिडिक बफर, तो हम लोग एक बात यहाँ पर और लिख लेते हैं कि अगर सॉल्ट को हम लोग कभी इस जहाँ जो सॉल्ट लिखा है इसको हम लोग एक और तरीके से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि हमारा जो सॉल्ट है, तो बच्चों यहाँ पर हमने सॉल्ट लिखा है, तो सॉल्ट हमने किसको लिखा था, एसीटेट आयन को लिखा हुआ था। तो ये जो एसीटेट आयन है ये हमारा बच्चों क्या है, अगर ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस है। तो हम लोग सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस ऑन एसिड। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारा, तो ये बच्चों इजी है हमारा सॉल्ट अपॉन एसिड, और ये भी है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हम लोग सॉल्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो ये हमारा फाइनल जो फॉर्मूला है वो निकल के आता है। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं pH ऑफ बेसिक बफर। तो इसमें हम लोगों को वीक बेस लेना होगा। वीक बेस हम लोग ले लेते हैं NH4OH और प्लस उसका सॉल्ट, तो NH4Cl। इसी एग्जाम्पल के साथ बच्चों हर जगह मोस्ट ऑफ द केसेस में डराइव किया गया है, तो ये वाला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिसोसिएट करते हैं, NH4OH को डिसोसिएट करेंगे किसमें, NH4 प्लस और OH माइनस। तो ये हमारा वीक है इसलिए पार्सली डिसोसिएट हुआ, और हमारा ये स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारा 100% डिसोसिएट हुआ। सिमिलर बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए अगर हम लोग Kb लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH। फिर सेम बात बच्चों हम लोग करेंगे जो हम लोगों ने एसिडिक बफर में की थी कि ये हमारे कॉमन आयन है, तो इसकी जगह पर हमारा जो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका जो डिसोसिएशन हो जाएगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो सारा का सारा जो NH4 है वो हम लोग सॉल्ट से मानेंगे, तो इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो इसकी जगह हम सॉल्ट लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं बेस का कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी बच्चों हमारा वीक बेस था तो डिसोसिएट कम हो रहा था, और हमारा कॉमन आयन की वजह से और कम होने लगा, तो हम लोग इसके इनिशियल कंसंट्रेशन को ही
इसका इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ले सकते हैं। तो हमारे पास आ गया सॉल्ट OH माइनस अपॉन बेस। तो फिर हम लोग यहाँ पर OH माइनस है बच्चों, H प्लस हमको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम लोग OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो आ गया Kb इंटू बेस अपॉन सॉल्ट। तो जैसा बच्चों हम लोगों ने अभी H प्लस के साथ किया था वही सारा काम हम लोग फिर से यहाँ पर करेंगे, और हमारा जो इक्वेशन आएगी POH की आएगी यहाँ पर, POH इज इक्वल टू PKB और प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस। तो बच्चों हम लोगों ने लिखा है कि pH ऑफ द बेसिक बफर, जबकि हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर POH। तो कोई बात नहीं बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW, या फिर इसकी वैल्यू होती है 14 मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो हम लोग इसकी जो POH की वैल्यू है अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो हम लोग pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोगों का जो फॉर्मूला है आसान वाला वो है POH का। तो हम लोग चाहे यहाँ pH लिखें या आप यहाँ पर POH भी लिख सकते हैं। तो POH का फॉर्मूला आ गया। तो pH में हमारा क्या था, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, और हमारा POH में है pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। इसको बस थोड़ा सा हम लोग और रिफाइन करेंगे, प्लस लॉग, वहाँ पर हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर लिखा था कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ये हमारा बेस है तो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड हुआ। तो NH4 को हम लोग कॉन्जुगेट एसिड भी लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारा POH। तो POH हम लोगों ने निकाल लिया, pH हम लोग यहाँ पर रख कर निकाल सकते हैं। तो हमारा POH से काम हो जाएगा बच्चों। कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हम लोग POH निकाल लेंगे, और pH हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो POH ऑफ बेसिक बफर और pH ऑफ द एसिडिक बफर, दोनों की बच्चों हम लोगों ने डेरिवेशन के साथ बात की, कैसे हम लोग pH और POH निकालते हैं और किसको हम लोग हेंडरसन हैसेलबाल्क रिएक्शन या इक्वेशन बोलते हैं। तो आई होप बच्चों आज का जो बफर सॉल्यूशन है, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनका pH निकालते हैं, आपको समझ में आया होगा। सो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, और बफर सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द बफर सॉल्यूशन में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या फिर कुछ ऐसे डेरिवेशन देखने को मिल रहा है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको एक न्यूमेरिकल की भी नीड होगी। तो बच्चों अब हम लोग एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखेंगे कि हम लोग कैसे किसी बफर का pH निकालते हैं, और कैसे अगर उसमें कोई एक एडिशनल सब्सटेंस डाला जाता है तो उसके pH में क्या डिफरेंस या क्या pH में फ़र्क आता है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं न्यूमेरिकल। सो यहाँ पर बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि pH बताना है किसका, 0.1 मोलर CH3COH एंड 0.1 मोलर CH3CONA। तो जैसे कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि वीक एसिड, और उसी वीक एसिड का हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। तो ये हमारा कोई बफर सॉल्यूशन है और उसका pH पूछ रहा है, और pKa CH3COH का pK हमको गिवन है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा है कि इसी सॉल्यूशन में अगर 0.05 मोल ऑफ HCl अगर ऐड कर दिया जाता है 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन के, तो उसका pH क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों पार्ट 1 को हम लोग करते हैं। तो एसिडिक बफर है हमारे पास, तो एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो बच्चों यहाँ पर हमको सबसे पहले pKa की वैल्यू चाहिए होगी। सॉरी बच्चों, ये हमको pKa ना दे के क्या दिया हुआ है, Ka दिया हुआ है, Ka की वैल्यू दी हुई है। तो Ka की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो pKa क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka। तो यहाँ पर आ गया माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो माइनस लॉग 1.8 प्लस
या माइनस लॉग 10⁻⁻5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.8 और ये इधर आ जाएगा -5, तो ये प्लस हो जाएगा +5 और log 10 की वैल्यू बच्चों होती हैं 1। तो log 1.8 की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। तो बच्चों अभी तक तो कैसे लॉग फाइंड करते हैं, बहुत ही इजी होता है। लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, तो अगर ये बच्चों अच्छे से आप लोग समझ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी जिसकी हमको यहाँ पर नीड होती है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, जल्दी ही हम लोग लॉग की और एंटी लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं अपनी लॉगरिथम टेबल से और एंटी लॉगरिथम टेबल से, उसकी बात करके हम लोग इस वीडियो के नीचे जल्दी से जल्दी जो हमारा डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक होगा वो अवेलेबल कराएंगे। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि log 1.8 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी नहीं देखेंगे बच्चों, तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं बस वैल्यू की डायरेक्टली। तो 18 की वैल्यू हम लोग 0 पर देखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पर -0.2553 प्लस 5। तो 5 में से ये घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 4.74। तो पी के की वैल्यू आ गई हमारी 4.74। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे और प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन बच्चों कितना है 0.1 मोलर और एसिड का है 0.1। तो log 1 0 होता है, तो आ गया बच्चों 4.74। यही वैल्यू आई हमारी किसकी, पीएच की। तो फर्स्ट पार्ट का जो पीएच पूछ रहा है उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 4.74। देख लेते हैं बच्चों अपना जो नेक्स्ट पार्ट है। अब तो हमारी जो पीएच की वैल्यू आ चुकी है फर्स्ट पार्ट में 4.74। तो बच्चों ये निकाल के हम लोग अलग रख देते हैं। अब हम लोगों से पीएच पूछ रहा है जब इसमें कुछ ऐड किया है इस सॉल्यूशन में। तो क्या क्या है, ऑलरेडी हमारे पास बफर सॉल्यूशन में क्या है, CH3COH, CH3CONA और हमारे पास एक सब्सटेंस और जोड़ दिया, क्या, HCl। तो जो HCl है बच्चों वो इनसे या इससे किससे रिएक्शन करेगा, सबसे पहले हमको ये देखना होगा। तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो एसिड एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। ये सॉल्ट है, ये एसिड है, तो ये हमारा रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करा के देखते हैं। एसिड एसिड बच्चों कभी हम लोगों ने रिएक्ट नहीं कराया, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 11th हो, और आगे भी हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो हम लोग हमेशा एसिड को सॉल्ट से या फिर बेस से रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसका H+ निकलेगा और इसमें ऐड हो जाएगा CH3COOH और प्लस NaCl। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे नया पीएच। तो हमको जो CH3COOH की कंसंट्रेशन है, जो नई कंसंट्रेशन है, क्योंकि पहले तो बच्चों कितनी थी 0.1 m, अब कंसंट्रेशन कुछ चेंज हुई होगी तो उसका पता लगाना पड़ेगा। और CH3CONA की कितनी अब बची हुई है कंसंट्रेशन, उसका पता लगाना पड़ेगा। तो हम लोग इनिशियल में देख लेते हैं, इनिशियल मोल कितने थे इसके, इतनी मोलैरिटी है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में था, तो इतने ही हम लोग मोल मान लेते हैं। 0.1 मोल थे इसके, 0.1 इसके थे। HCl के कितने थे, 0.05 मोल्स। अब बच्चों देखते हैं कि इन दोनों के कितने कंज्यूम हुए और इन दोनों के कितने बने। उस NaCl से बच्चों हमको मतलब नहीं है तो उसकी बात नहीं करते। तो कंज्यूम्ड और फॉर्म्ड मोल्स। तो अब कंज्यूम्ड मोल कैसे पता चलेगा, हमको यहाँ पर बच्चों देखना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट। क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने ऐसी बात की थी, जो कम अमाउंट में रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग पूरी रिएक्शन चलती है। तो यहाँ पर बच्चों स्टोइचियोमेट्री कितना है, 1 1 1 1। स्टोइचियोमेट्री मतलब सबके 1 1 मोल हमारे रिएक्ट करेंगे, मतलब इसके 1 1 रिएक्ट करेगा तो इसका 1 1 बनेगा। तो इसका मतलब है बराबर बराबर रेशियो है सबका। तो यहाँ पर सबसे कम क्या है, HCl 0.05। तो इसका मतलब है इसका इतना मोल है तो इसका भी इतना ही मोल कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब है -0.05 ही कंज्यूम होगा, इसका पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाएगा।
और बनेगा बच्चों कितना, उसी रेशियो में बनेगा, तो 0.05 ही फॉर्म होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने मोल्स बचे हुए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारा फाइनली कितना अमाउंट बचा हुआ है। तो ये कितना बचा हुआ है बच्चों, 0.05, और ये कितना बचा हुआ है, ये हमारा टोटल कितना हो गया 1, इसको जोड़ देंगे हमारा 0.15। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने माइनस किया क्योंकि पहले 0.1 था, अब 0.05 कंज्यूम हो गया तो इतना ही बचा, और यहाँ पर पहले 0.1 था और ये हमारा और बन गया तो ये हमारा ऐड हो गया। तो अब जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था बच्चों, तो फॉर्मूला बच्चों हमारा क्या था, pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। तो pKa की वैल्यू हमारे पास पहले ही थी 4.74, जो pH की वैल्यू है वही pKa की थी, हम लोगों ने अभी निकाली है जस्ट। अब लॉग सॉल्ट, सॉल्ट बच्चों क्या है हमारा, ये वाला, इसका हमारा बचा है 0.05, ये मोल है तो अपॉन लीटर, तो हमारा कंसंट्रेशन हो गया, लीटर 1 लीटर है, और एसिड हमारा ये है तो 0.15/1, ये कट गया 0.53 जा, तो हमारा आया 4.74 प्लस लॉग 1/3, तो आ जाएगा 4.74 प्लस लॉग 1 माइनस लॉग 3, 4.74, ये बच्चों 0 हो गया और इसकी वैल्यू होती है 0.47। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.27। तो जब हम लोगों ने 0.05 मोल HCl मिलाया तब हमारा जो कॉम्बाइन या कॉम्बिनेशन है सॉल्यूशन का, उसका जो pH आया वो आया 4.27, और हमारा पहले जो बफर का pH था वो था 4.74। तो बच्चों इससे हमको पता चलता है कि जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है वो रजिस्ट तो करता है लेकिन हल्का सा कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है बच्चों कि हमारा 4.74 है तो इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा 0.1 भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है लेकिन इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता कि उसकी एक्चुअली जो उसकी नेचर होता है वो चेंज हो जाए, क्योंकि ये भी लगभग 4.27 है, ये भी 4.74 है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं आया। यानी जो बफर सॉल्यूशन ने था उसने अपने नेचर को प्रोटेक्ट किया, अपने pH को रजिस्ट किया, प्रोटेक्ट किया। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को इस न्यूमेरिकल से और भी कॉन्सेप्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। ये जो बफर सॉल्यूशन था उसके जो टाइप्स थे, उसके एग्जांपल्स थे, उसका जो pH था और उसके न्यूमेरिकल्स थे, आज हम लोगों ने सभी अपना सीक्वेंस वाइज किया। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों आज का सेशन। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। और अगर बच्चों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ रिगार्डिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको मिलते रहेंगे केवल और केवल इसी चैनल पर जिसका नाम है ई रसायन। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।